नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आप लोग लगातार एक रील्स देख रहे थे और उस रील्स में आप लोग ये बोल रहे थे कहीं लालू की राह पर कोई चारा चूर ना हो जाए। ये हमारे दर्शक के कमेंट्स थे। और कल मांझी जी पर एक कमेंट आया कि क्या कह रहे हैं मांझी जी, सही कह रहे हैं। खैर, जिस लड़के का रील्स अपडेट हुआ था हमारे पेज पे, उस लड़के से मैं मिलने आया हूँ और सामने जो दिख रहे हैं और वो हैं बरारी के पूर्व दिवंगत नेता नीरज जी, जिनका मैं लगातार इंटरव्यू करता था। और मैं बता दूं कि उनके ये पुत्र हैं और इनका नाम विराट कुमार है। विराट, आपका रील्स हमने देखा, इसलिए हमने पेज पे डाला। क्या लग रहा है कि पिताजी के जाने के बाद क्या राजनीतिक संभावनाएं हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने दूर से चलकर आए हैं हम लोगों से हमारे विचार के बारे में जानने के लिए। और दूसरी बात रही कि आपने पूछा पिताजी के बारे में, तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, जो भी पिताजी के चाहने वाले हैं, तो हम आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से कहना चाहते हैं कि इन बीते 3 महीनों में पिताजी के गुजरने के बाद जो आपका सहयोग रहा है, स्नेह रहा है, साथ रहा है, इससे काफ़ी ऊर्जा मिली है हमको। और हम आप लोगों का जितना भी धन्यवाद करें वो कम होगा। हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इस मुश्किल की घड़ी में भी हमारे साथ खड़े रहे। और रही राजनीतिक संभावना की बात, तो देखिए, पिताजी तो शुरुआत से जब से हमारा जन्म हुआ तब से वो राजनीति में थे। तो राजनीति का ककहरा तो हम माँ के पेट से सीख कर आए। तो ऐसा नहीं है राजनीति मेरे लिए कोई नई चीज़ है। हम लोगों ने देखा है पिताजी को लगातार लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उसको हल करते हुए। तो शुरुआत से इंटरेस्ट तो था ही। और पिताजी चाहते थे कि हम जो है कलेक्टर बने, तो दिल्ली हमको भेजा उन्होंने। दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 2nd ईयर के हम छात्र हैं। अभी 3रा साल जो है वो मेरा चलने वाला है। तो इसके बाद जो है मेरा जो ग्रेजुएशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पापा चाहते थे कि हम भी पब्लिक लाइफ में ही जाएं। तो वो जो सिविल्स, भले वो चाहते थे कि माध्यम अलग हो, ये सिविल सर्विसेज के माध्यम से वो चाहते थे कि हम पब्लिक लाइफ में जाएं, लेकिन अभी जो नियति को कुछ और ही मंजूर था। तो मेन मोटिव जो है, मेन गोल जो है, ये जनता की सेवा करना है। वो किसी भी माध्यम से हम करें, हमको खुशी होगी। अभी तो हम जैसे लोगों से मिलते हैं, हम त्वरित लोगों की समस्याओं का निष्पादन करते हैं, तो हमको बड़ी खुशी होती है। जब रात को हम अपना सिर तकिए पर रख कर सोते हैं तो हमको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन होती है कि हमने आज इतने लोगों का भला किया, तो हमको नींद बड़ी अच्छी आती है। जब आपको ये पता चला कि आपके पिताजी अस्पताल में हैं, फ़ोन कॉल आया था, तो क्या बातचीत हुई थी आपकी? देखिए, पिताजी की तबीयत 3 तारीख को देर रात ख़राब हुई थी, 12 बजे के आसपास। तो मुझे जो है ये सुबह जानकारी मिली कि पापा की तबीयत ख़राब। तो मेरी बात हुई पापा से वीडियो कॉल पर। सुबह के 8 बज रहे होंगे 4 तारीख को। तो पापा मेरे से मुखातिब थे वीडियो कॉल पर। उन्होंने कहा कि ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं है, खांसी है, लोकल डॉक्टर हैं, ये दवाई दे दिए हैं, ठीक हो जाएगा। तो हमको भी लगा कि पापा की आवाज़ ठीक ही है, दवाई लेंगे ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब हम कॉलेज में थे उस समय 3 बजे के आसपास की घटना होगी, हमको कॉल आया कि पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उनको पूर्णिया लेकर जा रहे हैं। तो फिर अचानक 5 बजे हमको मेरी बहन का कॉल आया कि पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो उसके 5 मिनट बाद बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री, जो कि बिहार के सर्वमान्य नेता हैं, देखिए उनको इतने सारे काम होते हैं, उन्होंने अगर सबसे पहला फ़ोन कॉल अगर किसी नेता का आया होगा तो वो बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आया था। तो ये दर्शाता है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, ये पार्टी के नेता के लिए क्या मायने रखते हैं। तो फ़ोन कॉल एक बहुत ही छोटी बात है, लेकिन जो उनका भाव था वो अपने नेता के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, तो ये प्रलक्षित करता है कि राष्ट्रीय जनता दल में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर कोई दिक्कत परेशानी में हो तो उसके नेता उसको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और लगातार पापा के निधन के बाद भी जब हम दिल्ली से आ रहे थे तो मेरे फ्लाइट की टिकट भी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करा कर दी। उसके बाद हम जब बागडोगरा एयरपोर्ट लैंड किए, उसके बाद लगातार रास्ते में मेरे से फ़ोन के थ्रू संपर्क में थे उनके जो भी राजनीतिक सलाहकार हैं, संजय यादव जी, वो मेरे से
संपर्क में थे, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी मेरे से संपर्क में थे, और लालू जी से तो घर पे बात हो ही रही थी। तो इस तरह सबसे पहले कॉल जो है, फ़ोन कॉल अगर किसी राजनेता का आया होगा तो वो हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद जी का आया था। श्री यादव से बात हुई थी तो पहली बातचीत में उन्होंने क्या कहा था? पहली बातचीत में उन्होंने हमसे यही कहा था, क्योंकि हम कॉलेज से आ रहे थे, हमको जानकारी हो गई थी इस चीज़ की। तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ हो? मैंने कहा कि हम कॉलेज से जा रहे हैं, रास्ते में। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है वो घर कैसे जाओगे? तो फिर उन्होंने हमको बताया कि ऐसे 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 जाना है। और अभी आपने पूछा कि ये तो तेजस्वी जी, जब पापा के निधन के बारे में आप पूछ रहे हैं कि उस टाइम कैसे बात हुई। पहला जो परिचय मेरा तेजस्वी जी से है, लालू जी एक बार बहुत ही बीमार हुए थे, आपको पता होगा, लालू जी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। तो लालू जी जब एम्स जा रहे थे तो एम्स में, दिल्ली एम्स में हम तेजस्वी जी से मिले थे उस समय पहली बार। तो तेजस्वी जी से उससे पहले मेरी फ़ोन पे बातें हुई थी, पापा ने कराई थी, लेकिन परिचय आमने सामने जो है दिल्ली एम्स में मेरा उनसे हुआ था। और उसके बाद लगातार जब दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा दाखिला होना था तो फिर माननीय उप मुख्यमंत्री जी को जैसे जानकारी मिली कि मेरा दाखिला जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में हो गया, तो उन्होंने फ़ोन कर खुद हमको शुभकामना दी थी कि आपको बहुत बहुत शुभकामना। और लगातार फिर फ़ोन पे बात होती थी और फिर मिले। अच्छा, जब आपके पिताजी का निधन हुआ तो एक तस्वीर आपकी माँ और लालू प्रसाद यादव के साथ है, हालांकि वो पीछे बैठी हुई हैं, वो बातचीत करने से हिचक रही थी, इसलिए इनसे हम बात कर रहे हैं। वो तस्वीर के मायने क्या हैं? तस्वीर के मायने ये हैं कि जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उन्होंने संदेश दिया है कि अगर कोई हमारा नेता का परिवार जिसने हमारे लिए जीवन खपाया है, हमारी पार्टी, पूरी पार्टी, पूरे नेता कार्यकर्ता मजबूती से उसके साथ खड़े हैं। पूरे बिहार में या पूरे देश में लालू जी से बढ़कर कोई बड़ा नेता नहीं है। लालू जी जो है फालतू की बातें नहीं करते हैं। लालू जी ने एक बार जो चीज़ कह दी, मतलब वो चीज़ अंकित हो गई, तो लालू जी ने संदेश स्पष्ट कर दिया है, समझने वाले लोग समझ चुके हैं लालू जी का क्या कहना है। लालू जी ने साफ तौर पर कहा है कि आप क्षेत्र में रहिए, कार्यकर्ताओं को बनाइए, क्योंकि आपको पता होगा हमारे पिता जो हैं राष्ट्रीय जनता दल बनने से पहले जनता दल के कार्यकर्ता रहे। लालू जी ने उनको विसूत्री अध्यक्ष बनाया है, लालू जी ने उनको जनता दल का युवा कटिहार का अध्यक्ष बनाया था। तो उसके बाद जब से पार्टी का फिर विभाजन हुआ, जब से राष्ट्रीय जनता दल बनी, संस्थापक सदस्यों या कार्यकर्ताओं में हमारे पिता का नाम भी शुमार है। अभी कटिहार या फिर सीमांचल में कितने नेता पार्टी छोड़कर आए गए, पार्टी विषम दौर में थी। याद करिए 2009 का समय, पार्टी 2010 का विधानसभा चुनाव, पार्टी जो है 22 विधायकों पर आ गई थी। उस समय हमारे पिता जो है ये राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लेकर चल रहे थे। अभी भी जब पार्टी जो है अभी सरकार में थी तो पार्टी के जो भी एजेंडे हैं ये गांव गरीब किसानों तक पहुंचाना कि लालू जी का विचार क्या है, हमारे नेता माननीय उप मुख्यमंत्री जो है ये कैसे आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत करना चाहते हैं, तो ये विचारों को जनता तक पहुंचाना, संगठन का काम उन्होंने इतने सालों तक देखा। और फिर लालू जी ने आशीर्वाद दिया 2015 में, तो उन्होंने चुनाव लड़वाया। तेजस्वी जी ने आशीर्वाद दिया तो उन्होंने चुनाव लड़वाया। बरारी की जनता का अपार सहयोग और समर्थन रहा तो पापा विधायक बनकर गए। लेकिन 20 के चुनाव में कुछ नकारात्मक चीज़ें हो गई। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है, सिर्फ पैसे पर उनका एजेंडा चलता है। हमारी पार्टी तो गरीबों की पार्टी है, बैनर पोस्टर वाली तो है नहीं। हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि हम लोग टीवी पर अपना प्रचार चला सकें। हम लोग तो जनसंपर्क के माध्यम से ही अपना प्रचार प्रसार करते हैं। तो सीमित संसाधनों में हम लोगों ने काम किया। उसके बावजूद हम लोग अकेले जब लड़े 2020 के चुनाव में, हम लोगों ने 71,000 मत जो है वो पाया, जो कि 2015 के चुनाव के मुकाबले ज़्यादा था। जबकि 2015 के चुनाव में हम लोग जनता दल यूनाइटेड से गठबंधन में थे। लेकिन अब तो परिस्थितियां बदली हैं। हमारा जो गठबंधन है वो 6 दलों का है, और जब 6 दल एकजुट हो गए, आप वोट जोड़ लीजिए, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में नहीं है। अच्छा, बिहार के परिवेश आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। मैंने विजय सिन्हा से बात की थी कल, मंडल कार्ड को लेकर चर्चाएं होती हैं और आपके पिताजी लगातार मंडल कार्ड पर ही बोलते थे। क्या लगता है कि जंगल राज जिस तरह से बताया जाता है वो जंगल राज आप लोगों की नज़र में कैसा है? देखिए, मंडल कार्ड ये शब्द ही गलत है। कैसे? ये शब्द ही गलत है। हम जो है इसको भुना नहीं रहे। ये हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है कि हम लोग इस पे चेहरा चमकाना चाहते हैं।
आप याद करिए 90 का दौर, जब आडवाणी जी कमंडल लेकर निकले थे, जब लालू जी ने कहा था मंडल कमीशन लागू करो, तो ये हमारे एजेंडे में है। हम लोग, लालू जी अगर नहीं होते तो आज जो ओबीसी समाज है इसको 27% आरक्षण नहीं मिल रहा होता। अब देख लीजिए 90 में अगर जब लालू जी ने जो है मंडल कमीशन लागू करवाया केंद्र सरकार में, तो लालू जी की सरकार चली गई, वीपी सिंह जी की सरकार गिरा दी ना भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये हमारे एजेंडे में है। हम तो तब से कह रहे हैं कि जाति आधारित गणना कराओ। हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने माननीय मुख्यमंत्री से, तभी जब हमारी पार्टी विपक्ष में थी, हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कराया कि बिहार में जाति आधारित गणना होनी चाहिए। तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, तो उन्होंने कहा कि हम अपने खर्चे पर जाति आधारित गणना नहीं करा सकते हैं। तो हमारे नेताओं ने कहा कि अगर आप अपने खर्चे पर नहीं करा सकते हैं तो हम अपने खर्चे पर जो है जाति आधारित गणना कराएंगे। तो हमारे सरकार ने बजट एलोकेट कर दिया, 500 करोड़ का बजट एलोकेट कर दिया। जाति आधारित जनगणना अपने अंतिम चरण में थी, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये जो है न्यायपालिका के सहारे जो है इसको अटकाए हुए कोर्ट में। सरकार जो है केवल पिछड़ों की हकमारी करना चाहती है, इसका एजेंडा और कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ देखिए, अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो जो है पिछड़ों को उनका हक मिलने लगेगा। जो विधायिका है इसमें जो पिछड़ों का अनुपात है ये बढ़ जाएगा। अभी जैसे धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो है बंटवारा करती है, तो इसमें जो कुछ एक जाति वर्ग के लोग हैं उनको ही मुनाफा पहुंचता है। आप देख लीजिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। अगर 24 में हमारी सरकार बनती है तो हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराएंगे और उसके अनुपात पर जो भी योजनाएं बन रही हैं, बट रही हैं, वो क्रियान्वयन होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, बहुत बहुत।